कोऑर्डिनेशन नंबर। आज का हमारा ये टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं वह है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हमारा पूरा का पूरा टॉपिक इसी बात पर आधारित होगा, इसी बात पर पूरी तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम बताने से पहले एक यूनिट सेल बना देते हैं हम, और यूनिट सेल में स्फीयर की क्या पोजीशन है पहले से आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। ये मेरे पास एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में आप देखो अभी तक जितनी भी बार मैंने यूनिट सेल बनाई है उसमें एटम मैंने बड़ा छोटा छोटा सा बनाया है। वास्तविकता में ये एटम छोटा छोटा नहीं होता है, रियलिटी में ये एटम जो होता है वो इस तरीके से होता है। ये हमारे पास फ्रंट फेस है इसकी, और फ्रंट फेस पे इस कॉर्नर पर मैं इस तरीके से एटम को यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ। इस वाले में मैं इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ एटम को। यहाँ पर मैं एटम को इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ। तो मेरे पास रियलिटी में जो सामने वाली फ्रंट पेज है वो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे यूँ पूरी तरीके से टच होती हुई आपको पूरी दिखाई देगी आपको। आप देखो रियलिटी में इस तरीके से होगी। ये हमारे पास फ्रंट का व्यू होगा, फ्रंट का फेस होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, हम कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकाल सकते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो हम 3 टाइप से निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1D 1 डायमेंशन, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2D एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3D यानी कि 3 डायमेंशन। पहले मैं बात करता हूँ क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर यानी कि 1D की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉकिंग टू अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर। जो 1D में जो आपके पास रहेंगे उनकी बात हम यहाँ पर 1 डायमेंशन की बात बेटे हम यहाँ पर करने वाले हैं। उस बात को आप समझ। 1 डायमेंशन का मतलब क्या है कि जो एक ही डायरेक्शन में, अभी हम यहाँ देखें, देखो ये वाली डायरेक्शन आपके पास यहाँ बन जाएगी एक्स एक्सिस है, और जो ये वाला एक्सिस आपके पास अगर हम देखें यहाँ पर तो ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर देखें तो ये जेड एक्सिस है। तो हम किसी 1 डायमेंशन की बात करेंगे। सपोज करो यानी कि अब देखो जो स्फीयर होते हैं, जो एटम होते हैं, इन एटम को हम स्फीयर मान लेते हैं यहाँ पर। और ये इमेजिनरी लाइन है, जो एज है हमारे यहाँ से यहाँ तक जो एज है ये इमेजिनरी लाइन है हमारे पास ये जो है। तो हम क्या है इन एटम को थोड़ा बड़ा मानते हैं, और बड़ा मान करके हम इसको 1 डायमेंशन में इस तरीके से यहाँ पे 1 डायरेक्शन के अंदर एक्स एक्सिस के लिए हम इस तरीके से इन्हें फिट कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, अब देखो मैंने एक ही डायरेक्शन में लिया है यहाँ पर ये, तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग ईच अदर। नेबरस जो एटम है अपने पड़ोस वाले जो एटम से कितने, अभी किसी एक को पकड़ लो आप, सेंटर वाले को मैंने सपोज करो ये पकड़ लिया आपको। अब इस वाले एटम को कितने एटम यहाँ पे टच कर रहे हैं? तो ये कर रहा है देखो आप इसको, और एक ये कर रहा है यानी कि 1 और 2। तो सिंपल सी बात है, जो मैंने सेंट्रल का एटम माना उसको टचिंग जो करने वाले एटम है, एक सेंट्रल एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, या आपके पास नियरेस्ट नेबर जिसे हम बोल रहे हैं, जिसे हम बोले नियरेस्ट नेबर या नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग ईच अदर, एक सेंट्रल एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, इस बात को समझें। तो इस सेंट्रल एटम जो मैंने माना, जो मैंने मेंशन किया कि ये सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम को केवल 2 एटम टच कर रहे हैं। तो जो नियरेस्ट नेबर एटम हुए हमारे पास वो हो गए 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 हो गया। यानी कि 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 होता है। अब सिंपल सी बात, हम आगे बढ़ते हैं और 1D से हम थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं। हम जाते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्लोज पैकिंग इन 2D या 2 डायमेंशन की बात करेंगे। देखो साहब, जो 1 डायमेंशन था उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हमने फाइंड किया, वो आया हमारा 2।
अब हम नियरेस्ट नेबर एटम भी वहाँ पे फाइंड किया, वहाँ पे भी आया। टू डायमेंशन में हम बात करेंगे, टू डायमेंशन जैसे हमारे एक्स एक्सिस है और हमारे पास वाई एक्सिस है, तो सिंपल सी बात, यानी कि हम इस डायरेक्शन में भी मूव करेंगे और हम मूव करेंगे इस डायरेक्शन में भी। तो यानी कि ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया आपके पास में। 2D जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है बेसिकली 2 टाइप का। क्या होता है हमारे पास? 2 टाइप का, यानी कि 2 डायमेंशन में जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का, एटम का, आयन का, वो यानी कि हम 2 डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में। जेड में नहीं चल रहे हैं हम, जेड हमारे पास क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, इसमें नहीं बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2D यानी कि 2 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग होती है हमारे पास, स्क्वायर पैकिंग हमारे पास यहाँ पर होती है। और एक हमारे पास होती है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। क्या होती है हमारे पास? 2D हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग। अब यानी कि हम 2 डायरेक्शन हमने मेंशन की है, एक्स एक्सिस में मूव करेंगे और हम वाई एक्सिस में मूव करेंगे, जेड में नहीं चलेंगे हम हमारे पास। तो हम पहले बात करते हैं 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग की बात कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग में क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये एटम को इस तरीके से अरेंज करते हैं। एटम जैसे आप कोई बॉल मान सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये पूरा का पूरा चैप्टर बेटे इमेजिनरी पे आप मेंशन है पूरा तरीके, इमेजिनेशन हमें करना है। तो एक डायरेक्शन में हमने यहाँ पे जैसे पहले 1D में हमने अरेंज किया था, उस तरीके से एटम हमने अरेंज कर दिया। अब हम एक बॉल की हमने लाइन इस तरीके से लगा ली, एक डब्बा ले लिया, उस डब्बे में कोई भी हमने क्रिकेट की बॉल या कोई और बॉल या टेनिस की बॉल इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब उस बॉल के जस्ट ऊपर हमें एक बॉल अरेंज करनी है, हमें यहाँ पर देखो, उस बॉल के जस्ट ऊपर हमें यहाँ पर एक बॉल अरेंज करनी है इस तरीके से। अब हम वाई डायरेक्शन की तरफ, हमने पहली लेयर हमने एक्स एक्सिस की तरफ इस तरीके से बढ़ाया, अब हम मूव कर रहे हैं इस साइड में भी, एक और हम यहाँ पर लेयर बना देते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ लेयर बनानी शुरू कर दी है, एक हमने लेयर और बना दी हमने यहाँ इस तरीके से, और ये एक लेयर हम और बना देते हैं यहाँ पर, ये समझाने के लिए कि स्क्वायर पैकिंग किस तरीके से होती है। स्क्वायर पैकिंग 2 डायमेंशन में हमने इस तरीके से, यानी कि फर्स्ट लेयर हमने लगाई, उसके ऊपर सेकंड, उसी के जस्ट ऊपर थर्ड हमने लेयर लगाई, उसी के जस्ट ऊपर एक 4th लेयर हमने लगाई। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक सेंट्रल का एटम को हमने पकड़ लेना है। हमने सेंटर के एटम को यहाँ पर ये पकड़ लिया, इस तरीके से हमने ये पकड़ लिया। अब इस सेंट्रल एटम से कितने एटम टच कर रहे हैं रियलिटी में, आपके पास देखो, एक तो ये यहाँ पे टचिंग हो रहा है, एक आपके पास ये टच हो रहा है, एक आपके पास ये टच हो रहा है, एक यहाँ पे टच ये हो रहा है। अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरीके से यहाँ मिलाने की कोशिश करें इस तरीके से, तो देखें यहाँ, तो देखें स्क्वायर भी बन गया है एक यहाँ पर। और नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग कितने हो रहे हैं, केवल हमारे पास 4। तो नियरेस्ट नेबर एटम हमारे पास कितने आ गए, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर, ये भी 4 आ गया। स्क्वायर की तरह लग रहा है, तो 2 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग हमारे पास ये स्ट्रक्चर हमने बनाया। अब हम इसके कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना है, 4। अब हम बात करेंगे 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हम बात करेंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि हमें यहाँ पर अरेंजमेंट बिल्कुल फर्स्ट लेयर हमें वैसे ही बनानी है। हमने एक फर्स्ट लेयर एटम की बात की, हमने इस तरीके से हमने फर्स्ट लेयर अरेंज की। अब हमें मैक्सिमम जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें। इसमें देखो ये जो स्पेस है यहाँ पर स्पेस ज़्यादा था, अब हमें क्या करना है, इसके बीच से यहाँ पर ये बॉल रखना शुरू करनी है, एटम को अरेंज करना शुरू करना है हमने अब इसमें एटम को इस तरीके से बीच वाले स्पेस से रखना शुरू कर दिया है। एक लेयर हमने बना ली है पूरी। उसके बाद फिर एक हम लेयर और बनाते हैं, हम इसके ऊपर यहाँ एटम रखते हैं, खाली एम्प्टी स्पेस को, मैक्सिमम स्पेस को हमें ऑक्यूपाई करना है। और मैक्सिमम जब स्पेस हम ऑक्यूपाई करेंगे तो हमें यहाँ पर फिर एक और लेयर बना देते हैं। उससे अच्छी तरीके से यहाँ हम पूरी बात को समझाने की कोशिश करेंगे। 2D तक हमें बहुत अच्छी तरीके से बातें समझ आएंगी यहाँ पर। अब हम कोई सेंट्रल का आइटम पकड़ लेते हैं। हमने ये सेंट्रल का आइटम ही पकड़ लिया, आप देखो ये हमने एक सेंट्रल आइटम पकड़ लिया। जरूरी नहीं है आप कहीं से भी आप देखें तो नंबर ऑफ स्फीयर यहाँ पे टच कर रहा है जी, पहला, फिर ये सेकेंड, फिर ये थर्ड,
फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ और ये सिक्स। अब हम देखें यहाँ पर 6 स्फीयर आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब 6 स्फीयर टच कर रहे हैं तो आप रियलिटी में इनके सेंटर को इस तरीके से मिला के आप देखें तो यहाँ देखिए आप ये हेक्सागोनल शेप बनी है जिसे हम 6 स्फीयर टच कर रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पर? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर आ गया जी, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आ गया 6 और नियरेस्ट नेबर आइटम कितने हो गए? वो भी 6 हो गए। तो 1D में आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया, 2D स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया और आपके पास में 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया हमारे पास? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आया 6। आपने देखा कि हम सिर्फ 2D में सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में मूव किया है हमने, थर्ड डायरेक्शन में हमने मूव नहीं किया है। ये ऐसी है जैसे एक डब्बे में आपको बॉल फिट कर देते हैं और बॉल वो टेनिस की हो या किसी तरीके की हो। अभी तक मैंने 2D क्लोज पैकिंग को समझाने की पूरी तरीके से कोशिश की है। अब हमें 3D समझना है, अर्थात 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को समझाने की कोशिश करनी है। पर मेरे पास 3D सिखाने के लिए कोई ऐसा इक्विपमेंट भी मौजूद नहीं है जिसे मैं एक्स एक्सिस तक, वाई एक्सिस तक और जेड एक्सिस तक यानी कि उसके बोर्ड के अंदर या बोर्ड के बाहर जाकर के समझाने, पर मैं ट्राई करता हूँ इसको समझाने की। आपने देखा कि 1D एक तरह की कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है और 2D आपके पास में 2 तरीके की क्लोज पैकिंग रखता है। अब हम बात कर रहे हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर 3D की बात करेंगे, हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे, पर जो NCERT में बात समझाई गई है उसी को मैं फोकस मानते हुए आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने आपको क्या बताना है 3D में क्या होता है बेटे? 3 डायमेंशन में क्या होता है? 1D एक तरह की होती है, 2D 2 तरीके की होती है और 3D आपके पास में 3 तरीके की होती है। अब मैं आपको 3D को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 3D में जो फर्स्ट आपके पास होती है 3 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग होती है। क्या होती है? 3 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग, इसकी बात स्क्वायर पैकिंग। और सेकंड जो होती है आपके पास 3 डायमेंशन HCP अरेंजमेंट। क्या है? 3 डायमेंशन HCP अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और 3D जो आपके पास होता है वो होता है FCC और CCP अरेंजमेंट। क्या होता है? 3D FCC एंड CCP अरेंजमेंट, ये आपको समझना है। इसको समझने के लिए आपको ये थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से बात को समझ रहे हैं। अब मैं 2D की बात कर रहा था, अब तक 2D की बात मुझे समझ आ रही थी। अब मैं स्क्वायर पैकिंग बता रहा हूँ। भाई स्क्वायर पैकिंग 3D में क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक यूनिट सेल थी आपके पास और यूनिट सेल में आपने देखा कि जो एक्स एक्सिस था आपके पास ये वाला, इसको एक्स माना था मैंने, इसको मैंने वाई एक्सिस माना था और ये वाला जो मैंने जेड माना था यानी कि अंदर की तरफ। बात बस इतनी सी है। इतनी बात यदि आपको समझ आ गई तो सारी बात आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मेरे पास उतने इक्विपमेंट भी नहीं है। तो मैं स्क्वायर पैकिंग में 1D में आपने क्या किया? इस तरीके से पार्टिकल को अरेंज किया था, ध्यान करिए आप। और 2D में आपने क्या कर दिया था? इसी के जस्ट ऊपर यानी कि आपने पार्टिकल को अरेंजमेंट इस तरीके से कर दिया था। यानी कि आप कहने लगे थे कि भाई हम इसको वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं? वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के बाद आपने वाई डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर दिया था। वाई में आप ऊपर की तरफ भी मूव कर रहे थे, आप ध्यान करिए। आप एक्स एक्सिस के बाद यानी कि एक्स दिस एंड वाई दिस। अब बस आपको इतनी सी बात समझनी है। ये बात आपको समझ में आ गई तो 3D का बस छोटा सा खेल है, डायग्रामेटिक सिस्टम है सारा का सारा। अगर डायग्राम समझ में आ रहा है तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए ध्यान से, ये आपके पास एक्स डायरेक्शन में है, ये आपके पास वाई डायरेक्शन में है। आप यहाँ पर कोई स्फीयर आपने टच किया 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो सिंपल सी बात है, ये सेंटर वाला जो एटम है आपके पास में, इस सेंटर वाले एटम को आपने इस तरीके से पकड़ लिया और आपने देखा कि ये स्फीयर किसको टच कर रहा है? 1 2
3 4। अब इतनी सी बात समझनी है। अब आपको एक इस लेयर के ऊपर जस्ट एक ऊपर लेयर है, यानी कि जिसको मैं इस ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं। ये देखिए आप, ये आपके पास बात समझ में आ गई आपको, ये आपको बात समझ में आ गई तो आपके पास खेल पूरा, आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से आपके पास है। और एक लेयर और है जो आपको नहीं चमक रही है, इसके जस्ट नीचे। तो यहाँ पर ये स्फीयर नीचे के जस्ट उसके नीचे भी एक स्फीयर है, उसको टच कर रहा है। और चार ये 1 2 3 4 5 और इसके जस्ट जेड डायरेक्शन में भी इसको ये टच कर रहा है। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर जो आता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। 1 2 3 4 तो ये एक पीछे वाला 5 और एक आगे वाला, जो आगे वाला यानी कि यहाँ पर वो 6 आपको स्फीयर टच कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया क्या, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। और नेबर एटम भी कितने हो गए इसको, n कितने हो गए बेटे इसके, वो भी 6 हो गए इसको। 3D स्क्वायर पैकिंग में बस इतनी सी बात समझ में आ रही है। और अगर हम बात करें 3D HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ए बी टाइप स्ट्रक्चर, ऐसे भी बोलते हैं इसको, ए बी टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ए बी सी टाइप स्ट्रक्चर। ये बात यदि आपको पूरी तरीके से समझ आ रही है, आप इसको इमेजिनेशन करिए, अब आप बात से समझ में आइए, आपको पूरी तरीके से समझ में आएंगी। तो देखो सबसे पहले हम ए टाइप के अरेंजमेंट लगाते हैं। ए टाइप में क्या होता है, 3 स्फीयर हमने ऐसे कलेक्ट करने इस तरीके से ये, और इन 3 स्फीयर को आपने उल्टा साइड में इस तरीके से रख देना। देखो 1 2 3, उसके ऊपर 1 2 और यहाँ पर 3। तो 3 स्फीयर जो आपने टच किए हैं, इसको एक और आसान तरीके से बनाए। तो हमने अब तक जो समझाया वो ये समझाया 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास 6 स्फीयर है, इसको हम मान लेते हैं ए टाइप। क्या मान लेते हैं इसको, ए टाइप। और उसके बाद फिर बी में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं बी को। बी हमने क्या करना है, जैसे हमने इसको बी हमने यहाँ पर इस तरीके से फिट कर देना है। ये देखिए बी को हमने ऐसे फिट कर दिया इस तरीके से, और हमने यहाँ पर इस तरीके से फिट कर दिया। तो पहले ए लेयर, फिर आपके पास बी लेयर, अगेन उसके ऊपर ए लेयर, यानी कि ए लेयर, यानी कि पहले ए लेयर आ गई, फिर उसके बाद बी लेयर हो गई, अगेन उसके ऊपर ए लेयर हो गई। तो इसीलिए ए बी टाइप के अरेंजमेंट जो होता है वो एससीपी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में होता है। इसमें दरअसल क्या होता है कि ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो कवर करता है उसको, फिर यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स करते हैं। बात दूसरी अब समझने के लिए मैं एनसीईआरटी की हेल्प लेना चाहता हूँ। एनसीईआरटी में इस बात को किस तरीके से समझाई गई है, तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है आपकी बुक में। आप एनसीईआरटी की बुक खोलें और उस बात को समझने की कोशिश करें। देखो क्या होता है बेसिकली, पहले मैंने यहाँ पर ये कुछ एटम को थोड़ी दूरी पे, ऐसे दूरी होती नहीं है वैसे रियलिटी में, इस तरीके से मैंने फिट कर दिया है यहाँ पर। अब उसी के जस्ट नीचे, क्योंकि हेक्सागोनल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो ऐसे अरेंज कर देते, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो इसी के जस्ट नीचे मुझे ऐसे फिट करना है यहाँ पर। इसी के जस्ट नीचे मुझे, ये आपस में जुड़े हुए हैं पर मैं इसको थोड़ा दूर दूर कुछ समझाना चाहता हूँ डायग्राम को अच्छी तरीके से, तो मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। ये ऐसे भी इसको हम यहाँ पर समझा सकते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट लेयर हो गई, ये मेरे पास फर्स्ट लेयर हो गई। और इसमें देखो आप इस तरीके से एक लेयर है, उसी के जस्ट बीच में इस तरीके से अरेंज है। अब मुझे क्या करना है, जब मैं इस लेयर को ऊपर से देखूंगा, अगर मैं इस डायग्राम को ऊपर से देखूंगा तो उसमें मुझे क्या होगा, इसी के जस्ट नीचे भी एक लेयर नजर आएगी जिसका मुझे एक जस्ट सिर नजर आएगा। और वो आइटम क्या होंगे, वो आइटम जस्ट इस तरीके से होंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये ट्राइएंगुलर वॉइड्स हुआ। क्या हुआ, ट्राइएंगुलर वॉइड्स। इसके ऊपर जस्ट मैं यदि इस तरीके से इस एटम को और फिट कर दूं तो मुझे यहाँ पे कुछ नजर नहीं आएगा, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। इस तरीके का जो वॉइड्स था वो मैंने बताया टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बताया मैंने, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि जस्ट
इसी के ऊपर लेयर, इसी के जस्ट नीचे भी लेयर है। टेट्राहेड्रल को जैसे मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो यानी कि 1 2 3, देखो आप ध्यान से 1 2 3 के जस्ट मैं ऊपर यहाँ पे ये एक वॉइड्स यहाँ पे जो खाली स्थान मुझे नजर आ रहा है, मैं एक वॉइड्स यहाँ पर फिट कर देता हूँ टेट्राहेड्रल्स को। एक टेट्राहेड्रल एटम इस तरीके से यहाँ फिट कर देता हूँ। जहाँ जहाँ भी मुझे स्थान मिलेगा मैं वहाँ इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को इस तरीके से फिट करता हुआ यहाँ पर चला जाऊँगा। यहाँ पर मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर फिट करता हुआ चला जाऊँगा। अब ये जो मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं जिन्हें मैं यहाँ पर T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ T से, ये T है मेरे पास, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मेरे पास है। तो क्या होगा बेसिकली, ये जो T होंगे हमारे पास ये आपस में बड़े क्लोजली पैक्ड हैं, ये हमें दूर से नहीं दिख रहे हैं। आप देखो इसको, अगर हम देखें इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को तो आप देखो इसमें पहले तो वो 6 वाली लेयर, हेक्सागोनल वाली लेयर, उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर्ड कर लिया गया है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स HCP के अंदर कवर्ड कर लिया गया है। अब ये जो अरेंजमेंट हमारे पास होगा इसको बोलेंगे हम AB, यानी कि फर्स्ट लेयर हमारे पास ये A हो गई, फिर उसके बाद में ये सेकंड लेयर जिसमें टेट्राहेड्रल एटम को ऊपर से फिट कर दिया गया है, ये सेकंड लेयर होगी। तो इस तरीके के हम जो 3D हमारे पास अरेंजमेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं AB टाइप अरेंजमेंट। पर क्या होता है, बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही कवर्ड किया जाता है HCP के अंदर, मगर ABC में, अब ABC में ये जो हमारे पास है AB टाइप का है, तो देखो A तो हमारे पास ये हो गई ब्लैक कलर में जो मैंने मेंशन किया है, B आपके पास में क्या होगा, ये जो ब्लू कलर में हमने मेंशन किया है। अब 3 डायमेंशन में बात इतनी सी समझनी है आपको कि 3 डायमेंशन में क्या होता है कि हम हमारे पास इस तरीके से ये C को मैंने फिट किया, उसके बाद में फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर B को फिट किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मैंने A को फिट किया, यानी कि ABC इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। अब क्या होगा, बात मुझे इतनी सी समझनी है, ये जो A है हमारे पास, ये जो हमारे पास ये वॉइड्स जो मुझे मिल रहा है, ये जो A वाला वॉइड जो मुझे मिला है, यहाँ पर ये वाला वॉइड जो मिला है, ये वॉइड 6 एटम को कवर कर रहा है। तो सिंपल सी लॉजिकल बात में इतनी सी बात बोलूँ, जो 6 एटम को कवर करता है उसको मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इन 3D में जो A तो भैया सिंपल सी लेयर जिसे हमने बोला हेक्सागोनल 6 लेयर है हमारे पास, B के पास है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहा है, C हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को भी कवर कर रहा है, यानी कि A के जस्ट ऊपर B, उसके ऊपर फिर इस यहाँ पे जो हमें स्पेस नज़र आ रहा है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्पेस में ये मैं आपके पास ये A वाली लेयर को यहाँ पर फिट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो आप ये वाली लेयर को, ये A वाली लेयर, अब आप रियलिटी में देखो ये किस 1 2 3 और अब देखो 1 2 3 और 1 2 3 इस तरीके से कवर कर रही है। ये खाली स्थान में मैं इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को भर देता हूँ। जब मैं इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को भर दूंगा, वैसे ज़्यादा होच पोच हो जाएगा स्ट्रक्चर, पर समझाना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमने भर दिया स्पेस ग्रीन कलर से, ये स्पेस जो मैंने भरा है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहा है। किसको कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहा है। अब मैं ये देख पा रहा हूँ, अगर केवल A लेयर के ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर लिया जाता है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनता है 3D। और अगर 3D पहले A लेयर बिछाई, उसके बाद B में टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर लिया, C में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर लिया, तो हमारे पास अरेंजमेंट जो बन गया वो हमारे पास बन गया 3D का स्ट्रक्चर का। बात जरा ध्यान से समझिए, हो सकता है ये 3D इमेजिनरी है, आपको समझ नहीं आया हो, आप मेरी वीडियो को बैक करिए और बैक करने के बाद में इसे दोबारा समझिए। मैं ये बताना चाहता हूँ 3D आपके पास में 3 तरीके का होता है, 3D स्क्वायर पैकिंग और 3D HCP अरेंजमेंट, 3D FCC और CCP। जो 3D
HCP है उसमें ए बी टाइप का जो पार्टिकल का रिपीटिशन होता है, अरेंजमेंट में रिपीटिशन होता है। और 3D FCC है उसमें A B C का अरेंजमेंट है। जो अब अपने पास A है एक सिंगल आप हेक्सागोनल तरीके से अरेंज कर दीजिए, उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड्स को B के रूप में कवर कर लीजिए, उसके ऊपर आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर लीजिए। तो A जो आपके पास हेक्सागोनल अरेंजमेंट जिसमें उसके बाद B से आपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर कर लिया, फिर C से आपने ऑक्टाहेड्रल कवर्स कर लिया। अब इस बात को अच्छी तरीके से समझिए। अब 3D का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो आता है 12। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। कैसे? अब सिंपल सी बात है, अब इसको आप अपनी बुक से और डीप से पढ़िए, आपको पूरी तरीके से समझ आएगा।